स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंस होगा और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब इनकंसिस्टेंस होगा, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। और हमने ये भी बताया हुआ है कि आपको यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि यूनिक सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और जो टॉपिक आपके बच्चों सिलेबस में है यहाँ पर वो यूनिक सोल्यूशन का है ही है। मैंने ये बोला था कि अगर एक रिकॉल करा देता हूँ थोड़ा सा प्रोसेस, कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो तो हमने बताया हुआ है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो ऐसी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसी सिंगुलर मैट्रिक्स को ही क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंस। मतलब अगर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी रहेगी तो उसके सॉल्यूशंस के लिए हम क्या बोलेंगे, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो जाएगा। मैंने बताया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो टाइप की होती है, या तो वो कंसिस्टेंस होगी या तो वो इनकंसिस्टेंस होगी। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ से आप उसको बोल सकते हो कि ये मैट्रिक्स कैसी है, इनकंसिस्टेंस है। तो अगर इनकंसिस्टेंस हो गया तो फिर क्या करते हैं, इनकंसिस्टेंस हो गया तो, या फिर इनकंसिस्टेंस के लिए अभी मत करो, आप पहले क्या निकालो, डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गया, सिंगुलर आ गया, उसके बाद आप निकाल लो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए को आप बी से मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स बी से। मैट्रिक्स बी बच्चों क्या होती है, ये जो आरएचएस में 5 - 4 3 लिखा हुआ है, जो कांस्टेंट टर्म्स रहते हैं वही क्या होती है, मैट्रिक्स बी। आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो, और अगर ये बच्चों नॉन जीरो आ गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डिटर्मिनेंट ए जीरो आया, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो आया, डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो आया और एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो आया, तब हम कहेंगे कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंस के बारे में बच्चों बता रहे हैं, अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें दिखाना है कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है, तो सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी, जिसको कि हम नाम ए देते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसका डिटर्मिनेंट निकालने पर अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो ऐसी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद यहीं से नहीं बोल देंगे कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है, उसके बाद आप जो मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट निकालोगे, और उस एडजॉइंट ए के साथ मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई करोगे। मैट्रिक्स बी मैंने बताया क्या है, 5 - 4 3, जो भी कांस्टेंट टर्म गिवन इक्वेशंस में रहेगी उससे जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो मैट्रिक्स बी होगी। तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे बच्चों, और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नॉन जीरो आया, एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आना चाहिए, नॉन जीरो, तब हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों आपके माइंड में राइज हो रहा होगा कि सर अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आ गया, जरूरी थोड़ी है एडजॉइंट ए का बी से मल्टीप्लाई करे तो नॉन जीरो ही आए, कि अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आ गया तो फिर क्या होगा। तो फिर बच्चों यहाँ पे क्राइटेरिया, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंस भी हो सकती है, मतलब इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, इनकंसिस्टेंस भी हो सकती है, या हम सीधे शब्दों में कहें इसके एक सोल्यूशन भी हो सकते हैं, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस भी हो सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। आप क्या कह सकते हो कि एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो आ गया तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, यहाँ पे नो सोल्यूशन, एडजॉइंट ए इंटू बी पे नो सोल्यूशन, अगर ये नॉन जीरो आया और एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आया तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट ए ही नॉन जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट जब निकाले मैट्रिक्स का वही नॉन जीरो आ गया, तो वो हमारे लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। और जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गई तो यानी वो हमारे लिए कंसिस्टेंस है, और उसका सोल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन हमें यहाँ पर मिलेगा। तो बच्चों हम लोगों को केवल यही चीज यहाँ पर पढ़नी है यूनिक सोल्यूशन के बारे में, कि डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे नॉन जीरो आएगा,
इसका मतलब वहां पर एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और उसी सोल्यूशन को हम लोग मैट्रिक्स मेथड से फाइंड आउट करेंगे। बाकी अगर चेक करने को आता है कि चेक करो कि सिस्टम ऑफ लीनियर कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस, तो मैंने प्रोसेस बता दिया है। अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो आया तो आप प्रूफ हो गया वहीं से कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंस है, उसके बाद आप सीधा इनवर्स वगैरह निकालिएगा। लेकिन अगर डिटरमिनेंट ए जीरो आ गया तो वहां पर थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाता है। क्या? आप एडजॉइंट निकालोगे, फिर एडजॉइंट ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। दो केसेस रहते हैं, या तो वो जीरो आएगा या तो नॉन जीरो आएगा। अगर नॉन जीरो आया तो आप लिख दोगे कि ये इनकंसिस्टेंस है, और अगर जीरो आ गया, अगर बच्चों जीरो आ गया, अगर जीरो आ गया एडजॉइंट ए इनटू बी, तो वहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या मोर सॉल्यूशंस आ जाते हैं। सिस्टम में भी कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, आप कुछ कह नहीं सकते। तो कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस में किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो चलिए मैंने एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए एक क्वेश्चन लिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस से पहले वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, और बोला जा रहा है इसको सॉल्व करके पहले तो देखिए ये कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है, और अगर कंसिस्टेंस है यूनिक सोल्यूशन मिलेगा तो उस सोल्यूशन को आप लोग निकालिए। कहने का मतलब हमको इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है? 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या होता है, यहां पर हम लोग लिखते हैं the above system can be written as ax = b, where the above system can be written as ax = b where a हमने बच्चों आप लोग को बताया था, a एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो x y z के कोफिशिएंट से बनती है, जैसे 2 3 3। सेकेंड इक्वेशन में 1 x, हाँ ठीक है, -2 1, और थर्ड 3 -1 -2। ये हो गया a। x क्या होता है? जो है मैट्रिक्स x होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, x होती है जो हमें निकालना है, यानी x में एलिमेंट्स कौन कौन से रहते हैं? x y z। और मैट्रिक्स b जो होती है, कोई बताए मैट्रिक्स b में कौन कौन से? गुड, 5 -4 3। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है। ये लॉन्ग में आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस है बच्चों, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ऐसे पेपर में ऐसे इक्वेशन दे दी जाएगी और क्वेश्चन लिखा रहेगा सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले आप लिखोगे द अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज ax = b, फिर वेयर a = this, x = this एंड b = this। अब a x और b की वैल्यू आ चुकी है, अब हम करेंगे क्या? ये मैट्रिक्स A का हमें बच्चों क्या निकालना है? इनवर्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? नाउ डिटरमिनेंट ऑफ A। क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ A। अब आ रही है आवाज? ओके, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए करेंगे क्या? इसको पहले डिटरमिनेंट में लिख दीजिए 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब 2 लेंगे, जब आप फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो सामने की रो और कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -2 × -2 यानी कि 4 माइनस -1 × 1 -1, तो ये हो जाएगा +1। सेकेंड एलिमेंट को निगेटिव साइन के साथ लेंगे यानी -3 लेंगे, तो ये हो जाएगा, इस सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो को डिलीट कर दीजिए, तो 1 × -2 और ये हो जाएगा 3 × 1 यानी कि -3।
लास्ट में प्लस साइन के साथ हम 3 लेंगे तो ये हो जाएगा -1 -3 इंटू -2 -6 होगा तो ये हो जाएगा +6। इतना समझ में आया सभी को? ओके तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 5 इंटू 2 10 -2 -3 बच्चों -5 होता है और -5 का -3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा +15। इसी तरह यहाँ पे 6 - 1 ये +5 आएगा और 5 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 15। तो कुल मिला के ये क्या आ जाएगा 40, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 40। तो लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहां तक किसी को कोई समस्या? इसको रफ कर दें। ओके अगला स्टेप कोई बताए क्या करना पड़ेगा? अगला स्टेप हमें यस अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हमें निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो सभी एलिमेंट्स का एडजॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले A11 का मतलब -1 टू द पावर 1 + 1 यानी कि 2, यही होगा। और यहां पर क्या लिखेंगे, चलो डायरेक्टली करते हैं। एडजॉइंट निकालना तो आता है ना आप लोग को, कोफैक्टर निकालना। ये कोफैक्टर कोफैक्टर्स ये निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो A11 के लिए क्या करेंगे -1 की पावर 2 और ये हो जाएगा अंदर क्या 4 + 1, कुल मिला के A11 क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर है ना सभी को? A12 हो जाएगा -1 टू द पावर 3 रो प्लस कॉलम, और फिर A12 जब लेंगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम जब हटाएंगे तो ये आएगा -2 -3, तो ये बच्चों हो जाएगा -5। लेकिन यहाँ पर पावर देखो ऑड है तो एक निगेटिव यहां से भी आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +5। क्लियर है ना? A13 जब निकालेंगे तो आएगा -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर 4 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +6। तो 6 - 1 प्लस में 5 आएगा और -1 की पावर 4 ये प्लस ही साइन रहेगा, यानी A13 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसके बाद A21 निकालते हैं। A21 हो जाएगा -1 टू द पावर 3 और A21 ये है, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आएगा -6 और ये हो जाएगा +3, -6 + 3 आएगा -3, लेकिन यहाँ पे एक निगेटिव साइन -1 टू द पावर 3 की वजह से भी आएगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा +3। A22 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 4 और यहाँ पर आएगा इसके सामने की रो और कॉलम को हटा देंगे तो आएगा क्या 2 × -2 यानी कि -4 -3 × 3 यानी कि 9, तो ये हो जाएगा -13 और यहाँ पे ये प्लस में ही रहेगा तो कुल मिला के ये आएगा -13 ही आएगा। A22 सही है ना बच्चों? अब निकालते हैं A23 बच्चों। बस यही कोफैक्टर निकालना ही थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बाकी तो आसानी है और शॉर्ट ट्रिक भी है, बट आपको पेपर में यही करना पड़ेगा इसलिए मैं वो ट्रिक अभी बता नहीं रहा हूँ। -1 टू द पावर 5 हो जाएगा तो ये सामने की इसके सामने की रो और कॉलम हटेगा तो 2 × -1 -2 आएगा और फिर ये 3 × 3 -9 आएगा, तो ये हो जाएगा -11, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन इसकी वजह से भी आएगा तो ये हो जाएगा +11। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं A31 A32 A33 निकालना है। चलिए निकालते हैं। A31
3 1 दिख रहा है बच्चों ऊपर? ओके, A31 जब निकालेंगे तो -1 टू द पावर 4 हो जाएगा, और सामने की रो और कॉलम इसके हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 यानी कि 9, और -1 टू द पावर 4 है तो कुल मिला के ये 9 ही रहेगा। A32 लिखते हैं, A32 तो -1 टू द पावर 5, और इस बार थर्ड रो और सेकंड कॉलम ऐसे हटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 1 जा 2 -3, तो -1 आएगा, और यहाँ पे भी निगेटिव साइन आएगा तो कुल मिला के ये +1 हो जाएगा। और लास्ट को फैक्टर A33 लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों -1 टू द पावर 6, और इसके सामने की रो और कॉलम को हटाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू -2 यानी कि -4 -3, तो ये हो जाएगा -7। लेकिन ये क्या है, -1 की पावर 6, वो तो हट जाएगा, प्लस साइन ही आएगा। कुल मिला के यहाँ पर ये क्या आया, -7। तो सारे कोफैक्टर्स बच्चों हमने निकाल लिए। किसी को कोई दिक्कत कहीं पे? अगला स्टेप, अगला स्टेप बताइए कोई, अगला स्टेप क्या? अभी एडजॉइंट निकला क्या? अभी एडजॉइंट निकला क्या? एडजॉइंट निकल गया क्या? यस, ये कोफैक्टर निकला है। हाँ, तो क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स, या सीधा सीधा अगर आपको एडजॉइंट लिखना है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है? मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए, और उस मैट्रिक्स का क्या ले लेते हैं? ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए में यहाँ पर क्या होता है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो देखिए बच्चों, अब सारे एलिमेंट्स को लिखिए। A11 5 है, A12 भी 5 है, A13 भी 5 है, A21 3 है, A22 -13 है, और A23 है 11, A31 9 है, A32 1 है, A33 -7 है। अब इसका क्या लेना है? ट्रांसपोज। तो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, जो ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 5 5। फर्स्ट रो बदल जाएगी फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो बदल जाएगी सेकेंड कॉलम में तो 3 -13 11, और थर्ड रो बदल जाएगी थर्ड कॉलम में तो 9 1 -7। ये बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत? अच्छा, अब बताइए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? बताइए। हाँ, तो अगला स्टेप बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला स्टेप होगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए बच्चों हम लोगों ने निकाला हुआ है, कितना आया था? ओके, हाँ, डिटर्मिनेंट ए 40 आया हुआ था, तो इसको लिख देंगे 1/40, और इनटू में ये एडजॉइंट ए पूरा लिख दीजिए 5 5 5 3 -13 11 एंड 9 1 -7। ये ए इनवर्स यही आया। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अभी ये तो ए इनवर्स निकालना। यस, तो हम लोग जानते हैं सिंस x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, तो दिस विल इंप्लाइज दैट x क्या है? x है x y z,
और ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स अभी अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है 1/40, 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 7। बच्चों मैट्रिक्स बी क्या थी, कोई बताए? हम यहां पर इरेज कर चुके हैं मैट्रिक्स बी। फाइव माइनस 4 3। अब करिए, अब बच्चों करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स जो आया उसको और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 40 चाहे आप पहले अभी डिवाइड में भेज दीजिए या फिर बाद में भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/40 को भी बाहर ही रखते हैं। तो चलिए करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? इधर से फर्स्ट रो को उठाएंगे और इधर के फर्स्ट कॉलम में रख देंगे, तो कितना आएगा? 5 5 जा 25, 3 इंटू -4 -12, प्लस 9 3 जा 27। इसी तरह से सेकेंड रो को जब फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, 25 प्लस 52 प्लस 3, और लास्ट हो जाएगा 25 माइनस 44 प्लस 21। यही आएगा, सही है ना बच्चों? कैलकुलेशन थोड़ा सा देखते जाइएगा, हमसे भी गलती हो सकती है। हाँ बोलिए। -21। अच्छा हाँ, देखा, मैंने कहा ना कि कैलकुलेशन थोड़ा सा देखते जाइएगा। बच्चों यहाँ पे ये -7 है, तो जब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7 इंटू 3, यहाँ पर क्या आएगा? -21। बहुत सही। इसके बाद ये हो जाएगा 1/40, और ये इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना आएगा? पहला एलिमेंट क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताइए। 25 माइनस 12 13, और 13 प्लस 27 40 आएगा। और इसी तरह से ये कितना आएगा? इन तीनों को ऐड करिए, जल्दी बताइए तुरंत। 80 आएगा। वेरी गुड। लास्ट वाला बताइए, 25 माइनस 65 माइनस 40। वेरी गुड। अब देखिए, हमने जानबूझ के 40 को यहाँ पर अंदर डिवाइड में नहीं भेजा था, कि अगर यहीं पे अंदर भेज देते तो बच्चों ये फ्रैक्शन में आ जाता, और तब जब आप मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता। अब देखिए 40 को आप अंदर भेजिए, 1/40, ये जो बाहर लिखा हुआ है ये 1/40 अंदर जाएगा। तो बच्चों कुल मिला के देखिए ये आएगा क्या? एक्स वाई जेड LHS में है, और RHS में हो जाएगा जब वो ये 40 से डिवाइड होगा तो 1 2 -1। दिस विल इम्प्लाइज दैट, बच्चों ये हमें क्या इम्प्लाई करता है कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, और z की वैल्यू -1। यही हो जाएगा आपका बच्चों फाइनल आंसर। एक काम और आपको करना है जो बहुत सारे बच्चे करते नहीं हैं, मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हमने जो निकाला है वो सही है। बच्चों जो 3 लीनियर इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बताई थी, उसमें से कोई एक इक्वेशन हमें जरा बोलिए आप लोग, कोई भी एक। 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 5। बच्चों जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे आप रखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन जो 3 दी हुई है, किसी भी एक इक्वेशन में अगर रखेंगे, ये काम आपको रफली करना है केवल अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो आप देखिए रखेंगे x की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 2, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, और z की वैल्यू -1 रखेंगे, ओके सॉरी, यहाँ पे रखो, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो आएगा 2, यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखोगे तो आएगा +6, और z की वैल्यू -1 रखोगे तो आएगा -3। तो ये हो जाएगा 2 + 6 8, और 8 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा? 5 आएगा। और जरा ध्यान से देखिए इस इक्वेशन का RHS भी क्या है? 5 है। तो x y z की वैल्यू रखने पर, इक्वेशन सेटिस्फाई अगर हो रहा है, x y z की वैल्यू रखने पर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई बच्चों हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि आपका सोल्यूशन सही है, नहीं तो फिर गलत है। बच्चों आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की हुई है। फिलहाल हमने जो वैल्यू रखी आप लोग सब लोग देख भी पा रहे हो कि हाँ आंसर आ रहा है, LHS पे पुट करने पर RHS के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही है। तो बच्चों ये था, हमने बहुत डिटेल में बहुत ब्रीफली बताया है
बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है पूरे मार्क्स पाने के लिए। शॉर्ट ट्रिक मत अपनाइएगा, स्टेप मार्किंग होती है, नंबर कट सकते हैं, इतना स्टेप आपको करना है। और अब इसकी टाइमिंग भी मान के चलो 10 से 12 मिनट में इसको आप करने की कोशिश करिएगा। ये तो एक्सप्लेन कर करके कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे लगभग 20 से 25 मिनट जा चुके हैं, लेकिन आप अगर करोगे तो 12 मिनट 10 मिनट में आराम से हो जाता है।